जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 7 हमने निपटा दिए। मैथ को प्रैक्टिस टाइप में करने का सबसे बड़ा उद्देश्य हर किसी का ये रहता है कि वो अपना टाइम बचा लें और अपनी स्पीड बढ़ा लें। सामने अगले चैप्टर का पहला सवाल आपके सामने आएगा। देखना वो सवाल क्या है। जितना भी आप स्कोर करते हो हमेशा बताया करो कि आपका स्कोर इस बार कितना रहा, आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए हैं और कितने आपके सही सवाल हैं और कितने नहीं, या क्या कॉन्सेप्ट ऐसा था जो आप कर सकते थे और नहीं कर पाए, या ऐसा क्या था जिसे आप किया लेकिन उसने समय ज्यादा ले लिया। ऐसे कितने सवाल ऐसे थे, ये जो आते हैं, ऐसे कितने सवाल होते हैं जो आपका समय खा जाते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कह रहा है जरा पढ़ो। सवाल में कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। वो ये कहना चाह रहा है एक आयत की जो लंबाई है, आयत की जो आयत की जो लंबाई है वो 60% बढ़ा दी गई है और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे जितना है। तो सवाल आपके सामने है, आप बनाना शुरू करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। करना शुरू करते हैं। मैंने कई बार बताया है जब कमी हमसे पूछी जाती है तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, कमी परसेंट बराबर वृद्धि वृद्धि गुणा 100 और बटे में क्या रहता है भैया 100 प्लस वृद्धि। क्या रहता है भैया 100 प्लस वृद्धि। ये हमारा एक बड़ा ही बेहतरीन रामबाण फॉर्मूला है। इसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना चाहिए। कितना बढ़ाया गया, आप कहोगे 60% बढ़ाया गया, तो 60 गुणा 100 और बटे में कितना रहेगा भाई 100 प्लस वृद्धि होता है। मतलब देखो, बढ़ाने को कहे, वृद्धि को कहे, अधिक करने को कहे, ये सब एक ही मतलब होता है इनका। तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160। जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा। 4 से काटूंगा 2 बार कटेगा और 4 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? तो 25 से करेंगे तो 25 से 75, ये बनेगा 75/2। और 75/2 का मतलब क्या होता है 37 सही 1/2%। क्या होता है भैया 37 सही 1/2%। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कितनी कमी करनी चाहिए 37 सही 1/2% की कमी करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा। काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, आप इसको बनाना शुरू कर दो। सवाल अगला आ चुका है। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल आपके सामने है। ठीक है भाई। वो कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री, कितना भाई 160 डिग्री हो तो उस समबाहुभुज की भुजा कितनी होगी। उस समबाहुभुज की भुजा कितनी होंगी, ऐसा होना चाहिए था होंगी। हमसे भुजा पूछा है। मैंने कई बार जिक्र किया है इस चीज का कि आपको एक फॉर्मूला है जो याद कर लेना चाहिए। वो क्या है फॉर्मूला? वो रहता है हमारा, यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण होते हैं। तो आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180। 180 अपॉन कितना होता है n होता है। ये फॉर्मूला मैंने आंतरिक वाला बताया था, बाह्य वाला भी बताया था। जब समबाहुभुज का बाह्य कोण कहे तब कितना होगा। तो यहाँ पर n, हमसे n ही तो पूछा जा रहा है, भुजा पूछा जा रही है, लेकिन उसका आंतरिक कोण कितना है 160। तो यहाँ पर रखेंगे 160 बराबर n-2 और इंटू 180 और नीचे कितना आ जाएगा भैया n आ जाएगा। काटाफिटी मचाओ, काम खत्म पैसा हजम। ये डिग्री में है, इससे ये कटेगा 0 से 0। और कुछ कट सकता है कि हाँ 8 बार, ये 8 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। 2 9 18 और 2 अट्ठे 16। और कटेगा क्या, नहीं। 9 की गुणा यहाँ पर 8 में हो जाएगी तो ये बनेगा 8n बराबर 9 की गुणा 9 की गुणा अंदर करेंगे कितना होगा, ये बनेगा 9n माइनस 9 दूनी 18।
इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का बचेगा, लेकिन माइनस का 18 ये भी है तो माइनस से माइनस खत्म होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा भैया 18 आ जाएगा। कितना? 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 3। ठीक है भाई, सवाल नंबर 3 ये आ गया, बनाना शुरू करो जरा। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, कितना भैया? 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत है। वृद्धि का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर वृत्त के क्षेत्र त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो मैंने कई बार आपको बताया था, अगर आपको याद हो, रामबाण फॉर्मूला था x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, क्या बताया था मैंने? बताया था आपको प्लस माइनस एक्स, है ना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला बताया था। और जो रामबाण है, क्या बताया था? मैंने कहा था कि जब किसी वृत्त का, बेलन का, गोले का या किसी छिन्नक का, घन का, घनाभ का, उसकी किसी भी एक भुजा में वृद्धि या कमी कर दी जाए और हमसे क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इस वाले फॉर्मूले का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं, एक बार इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। आप कहोगे x की जगह तो हम चलो 10 रख देंगे, 10%, तो y की जगह हम क्या रखेंगे? तो मैंने कहा था x की जगह भी यही रखना है, y की जगह भी यही रखना है। लेकिन जब आयत आती है, क्या आती है? जब आयत की बात की जाती है, आयत की, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें होती हैं। क्या होती है? लंबाई भी और चौड़ाई दोनों चीजें होती हैं। तो या तो ये अलग अलग दे रखी होंगी तो हम अलग अलग इस्तेमाल कर लेंगे, अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तब भी x और y ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? लेकिन जब वृत्त की, गोले की, किसी चीज की बात करेगा तो वो हमेशा त्रिज्या को बढ़ाता है, और जब त्रिज्या बढ़ाई जाएगी तो हमें x और y की जगह सिर्फ वही यूनिट का यूज करना होगा जो हमें दे रखा होगा। समझ रहे हो बात को? इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, x की जगह वृद्धि हो रही है तो +10, फिर हमें y की जगह भी क्या करना होगा? +10, और प्लस x y दे रखा है, यानी 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और नीचे भी कितना रहेगा भाई? 100 रहेगा। इससे ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। ये कितना हो जाएगा? 20, और एक यहाँ पर बचेगा 21, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। काम खत्म पैसा हजम। 21% वृद्धि, यानी ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यहां पर आयतन पूछा होता, क्या आयतन पूछा होता किसी चीज का, आयतन, आयतन पूछा होता तो हम इसका 2 बार इस्तेमाल करते हैं। 2 बार कैसे करेंगे? आगे सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 4। ये रहा आपके सामने। अच्छा सवाल है, शायद बढ़िया मजेदार सवाल है। करेंगे इस सवाल को भी। बढ़िया से दिख रहा होगा ना ये सवाल तो? ठीक है, सवाल नंबर आ चुका है, आप बनाना शुरू कर दो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सवाल भी आपके सामने है, दोनों चीजें आपके सामने हैं, आराम से आप बना सकते हो। बनाओ और आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बनाओ और आंसर बताओ क्या हो जाएगा। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 4/5 भाग 24 है तो संख्या बताएं। बड़ा ही लॉलीपॉप छुटकू सा सवाल है। मैंने संख्या ए मान ली, और ए का कितना? 4/5। ए का 4/5 भाग कितना है? 24 है। कितना कह रहा है भाई? 24, यानी 24 कह रहा है। तो हमसे संख्या पूछिए, यानी वो ए का मान पूछना चाह रहा है हमसे। किसका? ए का मान पूछना चाह रहा है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, और 5 की गुणा 6 में कर देंगे तो 5 छंग 30, यानी कि वो जो संख्या है वो कितनी है भैया? 30 है। और इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर 5। क्या कह रहा है भाई सवाल में?
सवाल आपके सामने है, बनाना शुरू करो। पढ़ना तो होगा ही दोस्त, और पढ़ना है तो रिवीजन भी करना पड़ेगा। और मैथ में पूरे नंबर लाने तो एक मात्र फॉर्मूला मैं आज आपको दे रहा हूं। अगर आपने पूरा पूरा चैप्टर नहीं भी किया है, सब्जेक्ट ये जो मैथ का सब्जेक्ट है आपका, अगर आपने इसको पूरा भी नहीं किया है, फिर भी आप प्रैक्टिस से नंबर ला सकते हो। क्योंकि सवाल घूम फिर के वही रहते हैं, सिर्फ क्या चीज चेंज रहती है? यूनिट डिजिट। जो यूनिट डिजिट रहते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ चेंज रहते हैं, और बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। यानी कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें वो डिजिट कम या ज्यादा थोड़े बहुत कर सकता है, लेकिन रहता वही है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? सवाल नंबर आपके सामने 5। देखना सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? आपसे पूछी गई है दर, मतलब आर को पूछना चाह रहा है वो। तो आप बढ़िया से जानते हो जो दर होती है वो होती है गुना -1, गुना -1 इंटू 100 और बटे में रहता है समय। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मुझे यहां से समय निकालना हो और दर मुझे दे रखी हो तो क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे दर समय की जगह आ जाएगा और समय दर की जगह चला जाएगा। लेकिन अब मुझसे पूछा जा रहा है दर के बारे में, समय मुझे दे रखा है, दर मेरी आर है, तो आर बराबर गुना -1। जितना भी गुना आपसे करवाएगा, हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखना, जितना गुना कहेगा उसमें से एक कम करके लिखना है और गुणा में 100 करना है, बस इतनी सी बात है। 2 गुना कह रहा है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 गुणा 100 हो जाएगा, 1 गुणा 100 और बटे में समय कितना है? 16 वर्ष का, तो यहाँ पर 16 कर देंगे, काम खत्म, पैसा हजम। देखो 4 चौक 16 कर लेंगे और 4 से काटूंगा 100 को तो 25 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो आर जो आएगा निकल के मेरा, यानी दर जो आएगी निकल के, वो 4 छंग जो सही बटे में दे रखा है, तो 4 छंग 24, 1/4%, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर रहेगा कितना? 6 सही 1/4। 6 सही 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल फिर देखेंगे क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल में। सवाल नंबर 6 है, काम खत्म पैसा हजम। दिख नहीं रहा होंगे ऑप्शन, है ना? ऑप्शन अभी दिखेंगे। अब दिखे? नहीं, अभी भी नहीं दिखे। चलो अभी दिख जाएंगे। अब देखो जरा, अब दिखे क्या? अब दिखे होंगे, अब दिखे होंगे, ठीक है। ये तो अपने हाथ में है ना, क्यों नहीं दिखेंगे? हर हाल में दिखेंगे। दिख गए। देखो सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपए में 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? मूल कीमत का मतलब है, यानी जो पुरानी वाली कीमत है, मूल कीमत का मतलब पुरानी जो कीमत है, जो कम होने से पहले थी, वो हमसे पूछ रहा है। यानी पुरानी कीमत पूछना चाह रहा है हमसे, वो पुरानी कितनी थी कि जब वो कम नहीं हुई थी। तो 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, 10% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी भाई? आप कहोगे कमी हो रही है। देखो जब भी कम होगा, जब भी कम होगा, मैं आपको बता देता हूं, ये बनेगा 1/10, और कम हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जब घटेगा तो ये बनेगा 9/10। आप सीधा सीधा कह सकते हो कि चीनी का जो पहले मूल्य था, चीनी का, बड़ा बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना। पहले जो मूल्य था वो कितना था? 10। कितना था भाई? 10 था। और बाद में उसका जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 9 हो गया। 9 क्यों हुआ? 9 क्यों हुआ? आप कहोगे 10% की कमी हो गई थी इसलिए हुआ। ये क्या है? मूल्य है, ये मूल्य है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये मात्रा बन जाएगी। मात्रा मतलब कि कितनी वस्तु या चीनी हमें मिल रही थी। तो आप कह सकते हो इसको उल्टा करोगे तो 9 और 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 और 10। आप सीधा कह सकते हो कि 270 रुपए में, कितने में? 270 रुपए में, 270 रुपए में पहले चीनी कितनी मिलती थी? चीनी है ना, तो 270 रुपए में चीनी पहले 9 किलो मिलती थी,
और जब उसकी कीमत कम हो गई तो अब चीनी कितनी मिल रही है भाई, अब मिल रही है 10 किलो। आप अच्छे से जानते हो जब किसी चीज की कीमत कम हो जाती है तो वो चीज हमें ज्यादा मिलने लगती है, और जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो चीज हमें कम मिलने लगती है। मैंने पेट्रोल का एग्जांपल अगर दूं आपको तो 100 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, अगर यही कीमत 50 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो 100 रुपए में कितना मिलेगा, आप कहोगे 2 लीटर मिलेगा, यानी 1 लीटर पहले से ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कीमत कम हो गई, और कीमत कम होगी तो वस्तु ज्यादा मिलेगी, और कीमत बढ़ेगी तो वस्तु कम मिलेगी। यहां पर कीमत कम हो गई है, इस वजह से वस्तु अब ज्यादा मिल रही है। अब मैं कह रहा हूं पहले 9 मिल रही थी, बाद में 10 मिलने लगी, तो बताओ कितनी ज्यादा मिल रही है। आप कहोगे 1 ज्यादा मिल रही है, लेकिन सवाल के अंदर कितनी ज्यादा है, 1 किलो। ये भी क्या है, 1 किलो ही है, 1 केजी। समझ रहे हो बात को, 1 केजी है, 1 यूनिट का मान मेरा 1 केजी आ चुका है। तो अगर 1 केजी है तो यहां पर अगर मुझे एक्चुअल नंबर निकालना हो यूनिट का, तो 9 का ना 9, 9 का ना 9 यानी 9 केजी हुआ, और 10 में अगर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। कितना भाई, 10 केजी हो जाएगा। वो कह रहा है पुरानी कीमत कितनी थी, पुरानी कीमत मतलब मूल कीमत चीनी की पहले प्रति किलोग्राम कितनी थी। आप सोचोगे तो 9 किलो मिल रहा था मुझे कितने में, पहले 270 रुपए में, तो 1 किलो कितने का मिलेगा, तो आप कहोगे 270 रुपए को आप 9 से भाग कर दो, प्रति किलोग्राम आपको पता चल जाएगा। तो 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 30 रुपए प्रति केजी। कितना, 30 रुपए प्रति केजी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़िया से कॉन्सेप्ट इसको याद रख लेना, अगली बार जब सवाल आएगा तो मैं बहुत तेजी से करके निकल जाऊंगा, इस सवाल को आराम से नहीं कराऊंगा। आराम से मैंने इसलिए कराया ताकि आप बढ़िया से इस सवाल को समझ सको। तो अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा। सवाल नंबर कह रहा है हमसे क्या, सवाल नंबर अगला देखेंगे, ये रहा सवाल नंबर 7। क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल में, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, सवाल में कहना चाह रहा है हमसे कि 4,000 रुपए के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। अंतर है का मतलब क्या है, यानी वो अंतर पूछना चाह रहा है कि साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। कितने वर्ष का भाई, 2 वर्ष का। वो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछना चाह रहा है। ये हमें मूलधन दे रखा है पी का मान, और ये हमें दे रखी है दर। क्या दे रखी है भाई, दर दे रखी है। तो आप अच्छे से जानते हो जब भी हमसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा जाता है तो ये होता है CI माइनस SI। आप इस सवाल को बना के दिखाओ, बराबर होता है PR² और नीचे होता है 100²। क्या होता है भैया, 100²। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल आपके सामने है, बना दो, इसमें रख दो, सारे यूनिट दे रखे हैं। तो अंतर पूछा है तो P का मान कितना है, 4,000, 4,000 गुणा R² का मतलब कितना है, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, या फिर इसको 5 पंजे 25 कर लो सीधा, चक्कर में मत पड़ो, इसे कर लेंगे हम 5 पंजे 25, और नीचे कितना है 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। काम खत्म, पैसा हजम। देखो क्या करेंगे, हम करेंगे 3 जीरो काट लेते हैं, 1 2, या ऐसा करो 2 से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 40 बच गया। अब सोच लो, अब मैंने इसको क्यों नहीं काटा, मैंने इसलिए नहीं काटा कि 25 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 से यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, सब चीजें खत्म हो गई, सिर्फ एक जीरो बचा यहाँ पर। और एक जीरो का मतलब क्या है, 10%। एक जीरो का मतलब है 10%, यानी कि जो दर है, सॉरी दर नहीं पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर जो है दोनों का वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा CI और SI का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 10 रुपए निकल के आएगा। कितने, 10 रुपए। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, 10 रुपए आएगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कर पा रहे हो सवालों को, नहीं कर पा रहे हो, मेरे साथ साथ भी करोगे तब भी चीजों को सीख जाओगे, पहले कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहोगे। और बताना मुझे स्कोर कि आप कितना कर पा रहे हो या नहीं, जोर लगा दो, पूरा पूरा जोर लगा दो इसमें। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा, क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल में, सवाल आपके सामने है, बनाना शुरू करो जरा।
क्या कह रहा है सवाल में? वो कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार की मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम, हमें क्या पूछ रहा है, जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर कितना है ये पूछ रहा है। बड़ा आराम से बना लेंगे। देखो 48 किलोग्राम का मिश्र धातु है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट हमें दिए गए हैं। मिश्र धातु में क्या क्या है, जिंक, जिंक मतलब Zn, और दूसरा है इसमें कॉपर यानी Cu, और तीसरा है इसमें Al, कितना है, Al है, कितना भैया, Al है, Al3। तो इसमें जिंक 2 है और कॉपर इसमें कितना है, 3 है, और Al कितना है इसमें, यानी एल्युमिनियम कितना है, 7 है। टोटल अपने पास जो भार है, जो मिश्रण है इन तीनों का, वो कितना है, 48 किलोग्राम है। तो हमसे इन दोनों का अंतर पूछा है, किसका, जिंक का और एल्युमिनियम, सॉरी जिंक का और एल्युमिनियम का पूछा है ना, तो इन दोनों का अंतर पूछना चाह रहा है वो हमसे, इन दोनों का वो अंतर पूछना चाह रहा है हमसे कि इन दोनों का क्या अंतर है। तो अंतर देखो इनमें कितना है, तो 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचेंगे, तो टोटल कितना है, 48, टोटल है 48। और ऊपर हम देखें तो जो हमसे पूछा जाता है वो हम ऊपर रखते हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे, अंतर पूछा जा रहा है इन दोनों का, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 5, और अनुपातिक योग नीचे, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, नीचे आ जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, तो 12 चौक 48, यहां पर आया 4, और 4 पंजे होता है 20, बस 20 किलोग्राम का इन दोनों में क्या है भाई, अंतर है, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 9। क्या कहना चाह रहा है वो सवाल में, बनाना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो। क्या कह रहा है सवाल में कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। यानी वस्तु का हमसे क्या पूछना चाह रहा है भाई, विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछना चाह रहा है वो हमसे। लेकिन वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो अंतर है वो हमें कितना दे रखा है भाई, 210 रुपए दे रखा है। यहां पर है विक्रय मूल्य यानी एसपी, और यहां पर है क्रय मूल्य यानी सीपी। लेकिन लाभ उसे कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 25% का। कितने का भाई, 25% का उसको लाभ है। तो 25% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू यानी अगर होल वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, आप कहोगे 25 चौका 100 होता है, लाभ हुआ है तो ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। कितना भाई, 5/4। आप कह दोगे कि ये तो है उसका क्रय मूल्य, और बेचा उसने कितना, बेचा कितना, यानी एसपी कितना है 5, 4 में खरीदा और इसने 5 में बेच दिया। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 1 का अंतर है। बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखोगे तो अंतर जो आया है वो कितना आया, 1 का अंतर है। मैं लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ पाओगे बढ़िया से। यहां पर दोनों का जो अंतर हमें दिया है, अंतर हमें दिया है 1 का। अब अगर 1 का अंतर यहां पर है, क्या बोलते हैं, यहां पर 1 का अंतर है, तो यहां पर आप देखो एक्चुअल नंबर में यानी अनुपात में देखो तो 1 का अंतर है। लेकिन यहां पर सवाल के अंदर जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर दिया है वो 210 रुपए है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 210, 1 बराबर 210 रुपए हो जाएगा, 210 रुपए। हमसे पूछने क्या चाह रहा है वो, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहां पर देखो आप तो कितना है, विक्रय मूल्य यहां पर 5 है, विक्रय मूल्य यहां पर 5 है। तो 1 बराबर अगर 210 है, तो यहां पर अगर मैं 5 में 210 की गुणा कर दूं तो कितना निकल के आएगा, तो 500, 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, यानी ये आएगा 1050 रुपए। इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1050 रुपए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था। इसको मैं एक इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि शॉर्ट तरीके से हमने कर लिया। समझ रहे हो बात को, सवालों में उलझे नहीं है, काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला देखेंगे, आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 10। क्या कहना चाह रहा है भाई,
सवाल क्या कहना चाह रहा है, जरा बात करो इससे, कुछ बोलो, कुछ बताओ, कुछ सुनाओ, कुछ सुनवाओ, है ना। सवाल नंबर आपके सामने है, बनाना शुरू करो। सवाल में कह रहा है कि प्रीति ने एक वस्तु 6,500 में खरीदकर 20% घाटे सहित बेच दी। इस राशि में उसने दूसरी वस्तु खरीदकर 25% लाभ सहित बेची। उसका कुल लाभ या घाटा क्या होगा। यहां पर एरो का निशान लगा है, ये कह रहा है लाभ या घाटा, ये कहना चाह रहा है लाभ या घाटा क्या है, वो ये कहना चाह रहा है। प्रीति है, उसने 6500 रुपए में खरीद कर 20% की हानि पर बेच दी। ठीक है भाई। उसके बाद इस राशि, यानी जो घटने के बाद उस राशि में बेचा गया था, इस राशि मतलब जो बिकी हुई थी राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीद ली, फिर उसने 25% के लाभ पर। तो अब मुझे यहां पर आप चेक करो तो 6500 रुपए भैया क्या है, 6500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, इसका मतलब ये उसका सीपी है, और घाटे से कितने खरीदी, 20% के। तो आप यहां पर देखो, अगर मुझे इसका एसपी निकालना हो कि 6500 रुपए की खरीद कर 20% की हानि पर अगर उसने बेची है, तो वो कितने रुपए में बेची है उसने, तो मैं विक्रय मूल्य यहां से निकाल रहा हूं। तो विक्रय मूल्य कैसा निकलेगा, आप कहोगे 6500 रुपए है, 6500 रुपए है और गुणा, डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखो ये एक बढ़िया सा तरीका है, अगर आपको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में लाभ हानि की वीडियो वहां देख लेंगे। 6500 रुपए है, घाटा कितना हुआ, 20% का। 20% की होल वैल्यू कितनी होती है, 20% की होल वैल्यू कितनी होती है भाई, यहां पर निकाल देता हूं। तो आप कहोगे 20 पंजे 100 यानी 4/5 होती है। 4/5 हम क्या करेंगे, सीधी गुणा कर देंगे 4/5, तो यहां से मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 13 पंजे कितना होता है, 65, 1300 हो जाएगा, और 1300 की गुणा जब मैं 4 में करूंगा तो 13 चौका 52, यानी कि उसने जो बेची थी वो वस्तु, वो कितने की बेची थी भैया, 5200 रुपए की उसने वो बेची। घाटा तो हो ही जाता, क्योंकि 6500 रुपए की उसने खरीदी थी और 5200 रुपए की उसने बेच दी। अब वो ये कह रहा है कि इस 5200 रुपए की उसने एक दूसरी वस्तु खरीदी। इतने रुपए जब उसे मिले तो 5200 रुपए की एक वस्तु और खरीदी, और उसने 25% के लाभ पर बेच दी। यानी अब यही उसका क्या बन जाएगा, यही उसका क्या बनेगा, इतने रुपए में एक वस्तु खरीदी। अब इतने रुपए में वस्तु खरीद कर, इतने रुपए में वस्तु खरीद कर उसने भैया क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, 5200 रुपए की दूसरी वस्तु खरीदी और 25% के लाभ पर बेच दी। तो आप कहोगे कि अगर 25% लाभ पर उसने अगर बेची है तो बताओ कितने रुपए की बिकी होगी। तो आप कहोगे यहां से आप उसका विक्रय मूल्य आराम से निकाल लोगे, आराम से निकाल लो। कैसे निकालोगे, 20%, 25% है तो 25% की अगर आप होल वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 यानी 5/4, 5/4 आ जाएगा, 5/4। ठीक है भाई। तो 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, देखो यहां पर 100 कर लेते हैं, ये 100 है और ये 52 है, अलग अलग अगर मैं कर लूं तो 52 गुणा 100 होगा। सीधा सीधा काम करो, 4 से काट दो इसको, तो 4 से इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 4 का ना 4 और 4 दिया 12, 2 जीरो ये वाले और गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 13 पंजे 65, कितना 13 पंजे 65, 6500 रुपए में उसने दोबारा से बेच दी है। दोबारा उसने क्या किया है, फिर से इसको 6500 रुपए की बेच दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6500 रुपए न लाभ न हानि। बात समझ में आई इसमें। उसने ये करा था कि एक वस्तु उसने 6500 रुपए की खरीदी थी और उसने 20% की हानि पर बेच दी। तो मुझे पता चला कि उसने बेची कितने रुपए की थी, 5200 रुपए की उसने बेची थी। कितने की भाई, उसने 5200 रुपए की उसने बेची, कितने के घाटे से, 20% के घाटे से उसने 5200 की बेची। फिर उसने क्या किया, एक दूसरी वस्तु 5200 रुपए की ही खरीदी, यानी कि 5200 रुपए की वो वस्तु खरीद कर उसने 25% के लाभ से बेची। 5200 की जब उसने खरीदी और 25% के लाभ से उसने बेची, तो विक्रय मूल्य अगर मुझे निकालना होगा तो होल वैल्यू की सीधी गुणा कर देते हैं, ये आपको पता होगा। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो फिर उसके 5200 रुपए की ही बिक गई, 25% के लाभ पर 5200 रुपए की, सॉरी 5200 रुपए की जो वस्तु थी 25% के लाभ पर 6500 रुपए की बिक गई। मैंने 5200 रुपए बोल दिया था अभी, सॉरी, 6500 रुपए की बिक गई। इसका मतलब जितने की खरीदी थी उतने की फिर दोबारा से उसने बेच दी उस 5200 रुपए में खरीद कर एक वस्तु को। तो उसको न लाभ हुआ और न हानि हुई, न लाभ हुआ और न हानि हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 6500 रुपए न लाभ न हानि। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 11, काम खत्म पैसा हजम।
क्या कहना चाह रहा है वही सवाल में? छोटा तो नहीं है भाई, छोटा तो नहीं है, बड़ा कर लें थोड़ा सा, देखो बड़ा करके इसको। बड़ा हो गया, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है ना बढ़िया, आप देख पा रहे हो उसको? ठीक है, सवाल आपके सामने है, बनाना शुरू करो। सवाल में क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% घाटा उठाकर 1950 रुपए में बेचा। 30% लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल फोन कितने में बेचना चाहिए? इसने भी वही बेवकूफी करी थी जो अभी प्रीति ने करी थी, है ना। उसने क्या किया, एक मोबाइल फोन खरीदा और खरीद कर 25% के घाटे पर बेच दिया। कितने के? 25% के घाटे पर उठाकर 1950 रुपए का बेच दिया। ठीक है भाई, 1950 रुपए का बेचा, इसका मतलब ये क्या है, उसका एसपी है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब वो 30% लाभ कमाना चाहता है तो मोबाइल को कितने रुपए में बेचे, वो ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना चाहिए कि क्रय मूल्य मुझे पता होना चाहिए कि उसने 1950 रुपए का जो बेचा है और उसको क्या हुआ भाई, घाटा हुआ है। तो क्रय मूल्य यानी मोबाइल फोन खरीदा कितने में था, तो हम आराम से पता लगा लेंगे। मैंने कहा था क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, होल वैल्यू की, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू क्या करेंगे, हम उल्टी गुणा कर देंगे। कैसे गुणा करेंगे? उल्टी गुणा करेंगे। 1950 गुणा, अब देखो कैसे निकालेंगे, ट्रिक समझना। 25% का घाटा है, 25% का अगर आप होल वैल्यू निकालो, 25% का होल वैल्यू निकालो तो परसेंट का निशान यहां से हटा लेंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे। सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 25 चौका 100, 1/4 होगा। घाटा हुआ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू की उल्टी गुणा करते हैं और विक्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू की सीधी गुणा करते हैं। ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई है। तो अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो इसकी उल्टी गुणा कर दूंगा। ये 3/4 था और 4/3 हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम। बस आपका आंसर आने वाला है। अब मैं यहां से आराम से क्रय मूल्य निकालूंगा। 3 से काटेंगे, 3 छंग होगा 18, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, जीरो आ जाएगा। और 4 की गुणा इसमें करेंगे तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 4 जीरो जीरो, 4 पंजे 20, 20 का जीरो हासिल लगे 2 और 4 छंग 24, 25 26, यानी कि वो जो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी भाई, वो वस्तु थी 2600 रुपए की, जो उसने 1950 में बेची थी। क्यों? तभी तो उसे 25% घाटा हुआ था। अब वो कह रहा है कि इस पर 30% का लाभ कमाना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा, होल वैल्यू की आप सीधी गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर सब मिट गया है। उसका जो क्रय मूल्य आया था निकल के, वो कितना आया था, 2600 रुपए। 2600 रुपए लिखाया था। अब मुझे चाहिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस 2600 रुपए में होल वैल्यू की सीधी गुणा कर देंगे। कैसी? सीधी। 30% का लाभ कमाना है तो 30% का होल वैल्यू कितना आएगा, जीरो से जीरो कटेगा तो आप कहोगे 10/13, यानी 13/10 हो जाएगा। कितना? 13/10। आराम से निकाल लेना, मैं बता चुका हूं। कैसे निकालोगे? परसेंट का निशान हटाओगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 3/10 हो जाएगा। ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए जुड़ेगा। तो 10 में 3 जुड़ेगा, 13 हो जाएगा। 13/13 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस काम खत्म, पैसा हजम। काम खत्म, पैसा हजम। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जीरो से हम जीरो काट देंगे, आराम से कट जाएगा। तो 13 है, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 का 8 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना होगा भैया, 33, 26 और 7 33 हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ पर है, यानी कि उसको जो बेचना होगा वो कितने का बेचना होगा, 3380 रुपए का। 3380 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर और सही जवाब है। अगला सवाल और आपके सामने आएगा। देखो प्रैक्टिस तो दोस्त आपको करनी ही होगी। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा नंबर। किसी भी एग्जाम में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें नंबर लाना। और नंबर कैसे आएगा, जब आप दूसरों से बेहतर करोगे। और दूसरों से बेहतर आप तभी कर पाओगे जब आपको हर रोज प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी। तो सवाल का आंसर आ चुका है अगला, है ना। सवाल नंबर अगला आ चुका है और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर अगला। बनाना शुरू कर देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि सामने पूरा आ जाए आपके ये।
आपके सामने ये पूरा आ जाए। आ गया क्या? अभी नहीं आया। अब आया क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा ये कम करना पड़ेगा। देखो अब आया होगा। आ गया। सवाल में क्या कह रहा है, जरा पढ़ना इसको। आराम से बना दोगे बिना किसी दिक्कत, मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम के। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। सवाल में कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। वाह भाई वाह, प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि पहले 20% की एक संख्या में वृद्धि करी, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले हम टोटल वृद्धि निकाल लेते हैं कि टोटल वृद्धि एक्चुअल में हुई कितनी है। टोटल वृद्धि हुई कितनी है, तो आप कहोगे टोटल वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, क्या करना होगा। आप कहोगे 20% प्लस 20% और प्लस 20 की गुणा कर देंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये आप अच्छे से जानते हो। तो 20 में कितना होता है 400, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 20 और 20 कितना होगा 40, 40 और 4 कितना होगा 44, यानी 44% आ चुका है। वो ये कहना चाह रहा था हमसे कि पहले उस संख्या में 20% की वृद्धि की, पुनः फिर 20% की वृद्धि कर दी। तो वृद्धि करने के बाद जो बढ़ी हुई संख्या आई है उसको पुनः कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वो अपनी प्रारंभिक संख्या में लौट के चली जाए। कितना हो जाए प्रारंभिक संख्या में। आप देखो कि यहां पर टोटल जो वृद्धि हुई है वो 44% की वृद्धि हुई है। अगर इसकी भी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो तो कितना होगा 44/100 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त 44/100 हो जाएगा। अब ये जो है मेरी मूल संख्या है ना, अगर मैं इसको ऊपर जोड़ दूंगा तो ये 144 बन जाएगा। कितना बनेगा 144। ये 144 बनेगा। तो वो कह रहा है इसमें कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या में चला जाए। अगर मैं उसको जोड़कर ऊपर जोड़ूं तो ये कितना बनेगा, समझना बात को, ये बनेगा 144 और नीचे कितना आएगा 100। अब ये बताओ पहले संख्या 100 थी और बाद में बढ़कर कितनी हो गई 144 हो गई। कितनी हो गई 144 हो गई। अब इस 144 को मैं कितना कम कर दूं ताकि वह कितना हो जाए 100 हो जाए। तो आप कहोगे पहले संख्या 100 थी और बाद में कितनी हो गई बढ़ के 144 हो गई। तो इस 144 को मैं कितना कम कर दूं ताकि ये 100 बन जाए। तो आप कहोगे 44 कम कर दो। तो 44 तो मैं कम कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर ये 44 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है हमसे। तो परसेंटेज बनाने के लिए 44 कम करना है। किससे कम करना है, आप कहोगे 144 से कम करना है, और परसेंट के लिए 100 से गुणा करना है, परसेंट का निशान लगाना है। बस काम खत्म, पैसा हजम। ये आएगा, काट लो इसको। कितने से कटेगा, तो आप कहोगे 4 से काट लो। 4 तिया 12 और 4 से काटूंगा 4 छंग 24 और 4 से काटूंगा तो 11 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 4 नम हो जाएगा 36, 4 नम हो जाएगा 36 और 4 से और कटेगा आप कहोगे ये कट जाएगा 25। 4 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा। तो आप कहोगे 25 की और 11 की आप गुणा करोगे तो अंदर आएगा 7, इधर जाएगा 5, इधर जाएगा 2 और नीचे भाग कर देंगे 9 से। भाग करा किससे 9 से, काम खत्म, पैसा हजम। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 से कितनी बार कटेगा भाई, ये देखो इसमें कुछ है क्या, 9 तिया 27 है ना। 9 तिया 27 का मतलब है 30 बार पूरा कट जाएगा। 30 बार पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा 5 बच जाएगा। 9 तिया 27 और अगर हम यहां पर 2, 9 तिया 27 और 5 बचेगा। यहां पर आना चाहिए था 30 सही 5/9, तभी तो ये होगा 9 तिया 27। 27 का मतलब हो जाता कितना 230 और यहां पर 5, यानी 30 सही 5/9 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 30 सही 2/9 कर रखा है। इसका मतलब इसको 5 कर लेंगे, इसको 5 कर लेंगे। शायद प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई है ना। तो यहां पर जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहीं गड़बड़ तो नहीं कि 11 पंजे 55 का 5 हाथ से लेके 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा भाई 22 और 5 हो जाएगा 27 और नीचे कितना आया 9 आया
तो 9 या 27, 30 बार कट जाएगा पूरा पूरा, 30 बार कटेगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो 9 या 27, 270 हो जाएगा, 270 और 5 कितना होगा, 275। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका एक तरीका और भी था, आप कर सकते थे इसको एक्स मान के भी कर सकते थे कि एक संख्या को अगर हम इतना एक्स नहीं 100 मान के, 100 मान के कर लो ज्यादा बेहतर होगा, 100 मान के। कैसे आप 100 करते, 100 गुणा 20% बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ 120, और बटे में कितना आता 100, प्लस फिर 20 बढ़ जाती, गुणा में करके 120 और बटे में कितना आता था 100। इसे हल कर देते तब भी आपका आंसर आ जाता, इसको आप हल करते तब भी आंसर आता। ठीक है, आगे सवाल नंबर अगला आ जाएगा। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने 13। क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल को? सवाल कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए, एक ही स्थान से और एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती हैं। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप यहां पर अगर चेक करो तो वो कह रहा है कि एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान तक, मान लेते कि वो यहां से चली हैं दो ट्रेनें, यहां से चली हैं और वो यहां पहुंचने चाह रही हैं, एक ट्रेन यहां पर और दूसरी ट्रेन भी यहां पर, एक ही स्थान से एक ही जगह को जा रही है, यानी यहां को जा रही है, उनका जो पॉइंट है जाने का वो यहां पर है, एक ही स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, और जब ट्रेन है, एक ट्रेन बस बाइक आदमी जब एक ही दिशा में जाते हैं उनकी सापेक्ष चाल घट जाती है आपस में, है ना। तो दूरी हमसे पूछी जा रही है, तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आप देखो यहाँ पर 75 किलोमीटर एक जा रहा है और 57 किलोमीटर प्रति घंटा एक जा रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमसे किलोमीटर में आंसर पूछा है, तो 75 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3 और 10 13, 13 और 5 18, तो यहाँ पर आएगा 18। दूरी बराबर चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल 18 हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, आप समय देखो वो कह रहा है 3 घंटे 25 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे, और इस 25 मिनट को मैं क्या बना रहा हूं, इस 25 मिनट को मैं घंटे में तब्दील कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, घंटे में तब्दील कर लिया मैंने, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 5 पंजे 25 और 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है भाई, ये कटेगा 12 बार। कुछ और कर सकते हैं इसमें, तो आप कहोगे 12 तिया 36, 36 और 5 39, यानी 18 गुणा 36, 36 और 5 39 कैसे हो जाएगा, 36 और 5 होगा 42, अरे सॉरी 41 होगा भाई, क्या हुआ 41 हो जाएगा, 36 और 5 हो जाएगा 41, 41 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा हमारा आराम से। 6 से काटूंगा 2 बार कटेगा, 6 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है, 3 ही का ना 3 और 3 चौक 12, 130 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 2, ये दूरी निकल के आ जाएगी हमारी, कितनी दूरी आएगी, तो दूरी कितनी आ रही है भाई देखेंगे यहाँ से, तो 2 छक्का 12, 2 ही का ना 2, एक बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, 2 पंजे 10, यानी किलोमीटर में आंसर आएगा हमारा 61.5 किलोमीटर। उन दोनों की सापेक्ष दूरी रहेगी, उन दोनों में जो डिस्टेंस हो जाएगा इस चाल की वजह से वो 61 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल और रहेगा आपके सामने, सवाल में क्या कहना चाह रहा है जरा सुनना, सवाल में क्या कहना चाह रहा है जरा सुनना, अच्छा सवाल है, दमदार मजेदार, सुनो क्या बोला सवाल में। सवाल कह रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है, यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो उसे मिश्रण में, उसे नहीं उस मिश्रण में, उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें पानी मिलाने की बात की जा रही है, दूध को छुआ तक नहीं है, ना उसमें कोई परिवर्तन किया। आप अच्छे जानते हो हम जिसके साथ छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है, जिसको हम कुछ नहीं करते उसका रूप भी नहीं बदलता। तो यहां पर दो चीजें हैं, 60 लीटर का हमारा मिश्रण है, कितना 60 लीटर, 60 लीटर का मिश्रण है, और इस 60 लीटर के मिश्रण में
दूध और पानी, यानी कि आप कह सकते हो दूध और पानी, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 का है। दूध है कितना, 2, और पानी है 1, ये अनुपात है। अब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस अनुपात को 1:2 करना है, इस अनुपात को मुझे 1 और 2 करना है, तो इसमें इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए। पानी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन आप यहां पर देखो तो दूध के साथ तो छेड़छाड़ हो गई, यहां पर दूध 2 है तो यहां पर 1 कैसे हो गया, इसे तो हमने छुआ भी नहीं है, रूप इसका बदलना चाहिए था। तो आप कहोगे कि आप दूध ऊपर कितना है, 2, तो नीचे भी 2 कर दो। अगर मैं 2 से यहां पर गुणा कर दूं तो 2 से यहां पर गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2, ये बनेगा 2। लेकिन अगर 2 में इसमें गुणा करिए तो 2 में इसमें भी करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसको 4 कर लेंगे, बस काम खत्म, पैसा हजम। अब दूध पहले भी 2 था और बाद में भी दूध 2 है, तो मैं इसमें कितना पानी मिला रहा हूं भाई, कितना मिला रहा हूं, आपने कहा इसमें 3 पानी मिला दिया। लेकिन एक चीज आप देखो, कितना मिश्रण था हमारे पास, 60 लीटर मिश्रण था। लेकिन यहां पर अनुपात में कितना था, शुरुआत में आप कहोगे 2 और 1 3 था, शुरुआत में 3 था, लेकिन यहां पर कितना था, 60 था। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6, यानी 20 लीटर। 20 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा क्या आ चुका है, 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो आपने कहा 3 यूनिट पानी मिलाना है। अगर 3 यूनिट पानी मिलाना है तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे दोनों की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। 20 दिया 60 लीटर पानी आपको मिलाना होगा अनुपात को 1:2 बनाने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक सवाल और आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल, जरा बना के दिखाना इसको। सवाल नंबर अगला, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि राम एक कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में, श्याम 2/5 भाग कार्य का 10 दिन में, तथा सोहन 1/4 भाग कार्य का 5 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितने प्रतिशत कार्य समाप्त होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, काम समय का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। समझ रहे हो, एक लेवल और ऊपर आता है इसमें सवाल, लेकिन आप ऐसा मान सकते हो कि ये फर्स्ट नंबर का है, सॉरी सेकंड नंबर का है। एक और आता है इसका सवाल, वो भी खतरनाक होता है, ये भी खतरनाक से थोड़ा सा कम है ना। ये कह रहा है एक राम है, एक है राम और दूसरा है श्याम और तीसरा है सोहन, यानी राम श्याम सोहन को मैं ऐसो कर देता हूं, सोहन, ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। वो कह रहा है कि राम एक कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, यानी कि जो राम है वो राम एक काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो 10 की गुणा 3 में कर देंगे तो 30 दिन में कर लेगा एक काम को उसने 30 दिन में कर लिया। सेम ऐसे ही श्याम है, और जो श्याम है भैया वो श्याम क्या कर रहा है, श्याम कर रहा है 2/5 भाग को कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो 2 से जब मैं इस 10 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, कितनी बार, 5 बार कट जाएगा। और 5 की गुणा में 5 में करूंगा तो 25 हो जाएगा। यानी कि जो श्याम है वो एक काम को 25 दिन में कर रहा है, यहां से मैंने एक का मान निकाल लिया। फिर वो कह रहा है कि सोहन 1/4 भाग कार्य का 5 दिन में कर लेता है। तो 1 से 5 को भाग करोगे 5 ही आएगा, और 5 की गुणा 4 में करोगे कितने बार जाएगा, आप कहोगे 20 बार। तो जो सोहन है वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 चौक 20 दिन में। कितना, 5 चौक 20 दिन में कर देता है। हम टोटल काम यहां से निकाल लेंगे, टोटल काम कितना आएगा, तो आप कहोगे एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसा कौन सा संख्या लूं जो एलसीएम से ये सब यानी वो संख्या इन सबसे कट जाए। तो 5 छंग 30 होता है, ठीक है भाई, 5 पंजे 25 होता है, और 5 चौक 20 होता है, 2 तिया 6 होता है, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 ये हुआ, और 15 दूनी 30, यानी 300 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी जो उसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम।
300 एलसीएम आया, 30 से जब 300 काटूंगा तो 10 बार जाएगा, 25 से इसको काटूंगा तो 25 चौका 100 12 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 25 चौका 100 4 तिया 12 12 बार। 20 से इसको डिवाइड करूंगा 0 से 0 जाएगा, और 30 को जब 2 से भाग करूंगा कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। यानी कि जो राम है उसकी क्षमता 10 है, जो श्याम है उसकी क्षमता 12 है, सोहन जो है उसकी क्षमता 15 में आ चुकी है निकल के। अब वो कह रहा है अगर तीनों मिलकर 3 दिन में कितने प्रतिशत काम कर देंगे। टोटल काम कितना है अपने पास? जो टोटल वर्क है वो कितना है? 300 है। टोटल वर्क 300 है। अब 3 दिन तक अगर ये लगातार काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? एक दिन में 10 कर लेगा, एक दिन में 12 कर लेगा, एक दिन में 15 कर लेगा। तो हमसे कह रहा है 3 दिन में, तो 1 2 3, तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे हम चेक कर लेते हैं। तो आप कहोगे इन सबको जोड़ दो और 3 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिन में कह रहा है ना, तीनों एक साथ काम करते हैं और 3 दिन में, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15 और 10 25, 25 और 10 कितना होगा? 35, 36 37, 37 गुणा 3 दिन की बात कर रहा है, तो हम देख लेते हैं कितना काम कर लेंगे। तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 10 11, इन्होंने काम कितना कर दिया भाई? आप कहोगे 111 काम कर दिया। काम कितना कर दिया? 111। कितने में से? 300 में से। कितने में से? 300 में से। परसेंट में पूछा है तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान लगा देंगे, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 111 को जब मैं 3 से काटूंगा तो ये कटेगा 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी 37% काम हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी वो लोग तीनों मिलकर 3 दिन में 37% काम कर देंगे। इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। 37% इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, बड़े ही बेहतरीन और चुनिंदा सवाल थे। ये सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कहीं पूछा ना गया हो, हर कहीं सवाल पूछे गए हैं। हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट का, हर चैप्टर का सवाल आपको देखने मिला। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो और आपको बढ़िया लगी हो, थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे धीरे धीरे। इतनी बजट अभी नहीं है हमारे पास, आपका सपोर्ट रहा तो जरूर हम इसको बढ़िया कर लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक भी हम यहाँ पर हैं तब तक आपको, भले ही आपको ये क्वालिटी अच्छी ना दे, लेकिन आपको जो इन सवालों की क्वालिटी मिल रही है वो एकदम जबरदस्त है। हर चीज आपको समझ में आएगी, चाहे जो हो जाए। पूरा प्रयास करेंगे चाहे जो हो जाए। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्कोर अपना जरूर बताना।